Hello dear student, welcome back to our nursing classes. Today we will discuss about antenatal assessment. ये टॉपिक जो आप लोग कमेंट किए थे कि इस टॉपिक का मैम क्लास ले लीजिएगा, तो मैं आज ये क्लास ले रही हूँ एंटीनेटल असेसमेंट का। तो देखते हैं हम लोग एंटीनेटल असेसमेंट क्या है। तो एंटीनेटल असेसमेंट, एंटीनेटल वर्ड इसका मतलब क्या? तो एंटीनेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ। जिस टाइम की प्रेगनेंसी मदर प्रेग्नेंट है और वो उस टाइम जो चेकअप होता है, केयर होता है, देखभाल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीनेटल असेसमेंट बिफोर द बर्थ। मतलब कि बेबी का बर्थ होने से पहले जिस टाइम मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम जो केयर किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? एंटीनेटल असेसमेंट। डेफिनेशन क्या है एंटीनेटल असेसमेंट का? तो एंटीनेटल केयर इज डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन एंड एडवाइस गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन। एंटीनेटल केयर जो है वो क्या है? एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है मदर के प्रेगनेंसी का, स्टार्टिंग से लेके बर्थ तक जो बेबी का बर्थ हो रहा है उस टाइम तक का सिस्टमेटिक असेसमेंट है, एग्जामिनेशन है, जो कि एडवाइस किया जाता है एक प्रेग्नेंट मदर को। ठीक है। वुमेन एट द रेगुलर एंड पीरियडिक इंटरवल बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड। मतलब कि इस केस में है जो भी एंटीनेटल असेसमेंट करते उस टाइम में क्या देखने को स्पेशली मिलता है कि मदर का जो प्रेगनेंसी का टाइम है उसमें एक तो सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ज़रूरी है, उसके साथ क्या ज़रूरी है कि मदर का जो भी उस टाइम नीड है बॉडी का, उस नीड को फुलफ़िल करना। मतलब कि मदर का जो भी ये प्रेगनेंसी है उसमें स्टार्टिंग से लेके एटलीस्ट बच्चे के बर्थ तक का जितना भी प्रॉब्लम है वो असेस करना, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मदर के डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सारा प्रॉब्लम जो है इसी में असेस किया जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। मदर के प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही इसमें बिगनिंग से जो प्रॉब्लम आ रहा है उस चीज़ों को असेस कर रहा है, उस चीज़ों को वो केयर किया जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर करवाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर मदर प्रेग्नेंट हो रही है या फिर कोई मदर है जो प्लान कर रही है प्रेगनेंसी का, तो उस टाइम जो है सो बहुत सारे सप्लीमेंट की नीड होती है। ठीक है। तो ये सारा नीड को फुलफ़िल किया जाता है। तो ये जो एक सिस्टमेटिक वे में फुलफ़िल किया जाता है। अगर कोई मदर है, अगर पहले से प्री प्लान है या फिर वो जो है सो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है और हॉस्पिटल में जाके काउंसलिंग कर रहे हैं, डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर कोई ऐसी मदर है जो कि प्रेग्नेंट हो गई है और फर्स्ट टाइम वो जो है हॉस्पिटल गई है, तो उस टाइम जो है बहुत सारा एडवाइस होता है कि ये टेस्ट करवाना है या फिर ये एग्जामिनेशन करवाना है या फिर मदर को किस तरीके से अपना ख्याल रखना है। तो ये सारा चीज़ जो है सो एंटीनेटल असेसमेंट में आ जाता है। मतलब कि मदर जो है उस मदर का प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से, जब से मदर प्रेग्नेंट हुई है और जब तक उसके बेबी डिलीवर ना हो जाए उस टाइम तक जो केयर दिया जाएगा उसी को बोलेंगे एंटीनेटल केयर। ठीक है। उसके बाद है एंटीनेटल एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट व्हेन एवर अ वुमन विजिट द क्लिनिक फॉर एंटीनेटल चेकअप। इसमें क्या होता है, स्पेशली मदर को जो है सो वो बहुत सारा टेस्ट किया जाता है, चेकअप किया जाता है, या फिर बोला जाता है कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसको हॉस्पिटल विजिट करने जाना है, मतलब कि उसको टेस्ट करवाने के लिए जाना है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जो गांव घर में आशा होती है, अगर उसको पता चले कि किसी के घर में कोई जो है सो लेडी प्रेग्नेंट हुई है तो वो कोशिश करती है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाए, जिसको हम लोग मेडिकल में बोलते हैं एंटीनेटल विजिट, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो एंटीनेटल विजिट का मतलब या फिर एंटीनेटल जो असेसमेंट है इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है। इसका मतलब सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन कब का? तो जब से प्रेगनेंट स्टार्ट हुई है प्रेगनेंसी उस टाइम से लेके जब तक बेबी का डिलीवर होगा उस टाइम तक का जो सारा असेसमेंट होगा वही होगा सिस्टमिक एग्जामिनेशन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीनेटल असेसमेंट। उसके बाद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एंटीनेटल असेसमेंट का? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल क्या? ANC, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसका गोल क्या है कि द प्राइमरी गोल इज इंक्लूडिंग इंश्योरिंग अ नॉर्मल प्रेगनेंसी विद अ हेल्दी मदर एंड बेबी, अर्ली डिटेक्शन, कॉम्प्लिकेशन, प्रिपेयरिंग पेरेंट चाइल्ड बर्थ। मतलब क्या है कि जो एंटीनेटल केयर है ये हम लोग क्यों परफॉर्म करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है ये है कि मदर को हेल्दी रखना है, बेबी को हेल्दी रखना
करना है। अर्ली डिटेक्शन, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है मदर को तो उसका जो है सो डिटेक्शन जो है सो अर्ली स्टेज में हो जाए, मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है सो इमरजेंसी में ना जाए, अर्ली स्टेज में कॉम्प्लिकेशन पता चल जाए। ठीक है। एंड प्रिपेयरिंग पेरेंट्स फॉर द चाइल्ड बर्थ, या फिर बोल सकते हैं कि मदर को प्रिपेयर करना है चाइल्ड बर्थ के लिए एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक सिस्टमेटिक वे में। तो इसका असेसमेंट का शेड्यूल है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव है कि पहले मदर को सबसे पहले हेल्दी रखना और बेबी को हेल्दी रखना, यही चीज़ क्या है, सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद क्या है, प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ, मदर की जो हेल्थ है उसको क्या करना है, प्रमोट करना है एंड मेंटेन करना है। सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है, मतलब कि मदर को जो है सो सुरक्षा प्रोवाइड करना है। फिजिकली एंड मेंटली हेल्थ ऑफ द मदर थ्रू और द प्रेगनेंसी जर्नी, मदर का जो प्रेगनेंसी का टाइमिंग है, जर्नी है, उसमें क्या करना है, मदर को सेफ प्रोवाइड करना, सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, मतलब कि फिजिकली मेंटली मदर को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, हेल्थ को प्रमोट करना है। दूसरा पॉइंट क्या, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क केसेस। इस केस में क्या होता है कि किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम हो रहा है मदर को तो उस टाइम क्या करना है, पहले पता चल जाएगा। अगर आप एंटीनेटल विजिट करवा रहे हो, एंटीनेटल केयर करवा रहे हो, तो अर्ली डिटेक्शन होगा। किसी भी तरीके का अगर मदर को हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने वाली है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होने वाली है तो पहले ही पता चल जाएगा, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। जैसे कि आइडेंटिफाई प्रेगनेंसी दैट में रिड्यूस स्पेशलाइज्ड अटेंशन ड्यू टू द प्री एक्सिस्टिंग कंडीशन, इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन, प्रीक्लेम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है कि मदर जो है सो प्रेगनेंसी के टाइम में फेस करती है, चाहे वो डायबिटीज़ हो या फिर PIH हो, प्रेगनेंसी केस में बहुत ज़्यादा BP बढ़ जाना हो, तो बहुत सारा ऐसा केसेस है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आता है। तो वो चीज़ ना हो इसीलिए मदर को क्या करना है, जो है सो एंटीनेटल असेसमेंट करवाते रहना, एंटीनेटल विजिट करवाना ज़रूरी होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, फोर्सेस एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि जो भी मदर है उसको स्क्रीनिंग करना है, रेगुलर मॉनिटरिंग करना है, एंटिसिपेट करना है इशू को, अलाउइंग करना है मेडिकल इंटरवेंशन को। मतलब कि ओवरऑल बात ये किया जाए तो मदर को किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उस कॉम्प्लिकेशन को कम करना है। स्क्रीनिंग मतलब कि जो है करके रेगुलर मॉनिटरिंग करवाना है, एंटिसिपेट करना है कि किसी भी तरीके का तो इशू नहीं आ रहा है मदर को, और टाइम टू टाइम मेडिकल इंटरवेंशन लेना है। टाइम टू टाइम मेडिकल इंटरवेंशन कैसे लेगा, तो इसके लिए तो एक मदर को हॉस्पिटल जाने पड़ेंगे, वहाँ पे टेस्ट होंगे, वहाँ पे स्क्रीनिंग होंगे और वहीं से पता चलेगा कि मदर जो है उसको क्या कॉम्प्लिकेशन और कैसे प्रिवेंट किया जाएगा। उसके बाद है मॉनिटर फीटल वेलबींग्स, एक प्रायोरिटी ये भी है कि जो भी अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उस टाइम में क्या करना है, जो भी फीटल है वो वेलबींग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जो भी बच्चा है, जो बेबी ग्रो कर रहा है मदर के वो में, उसका ग्रोथ कैसा है, उसका हार्ट रेट कैसा है, पोजीशन क्या है फीटस का, नॉर्मल डेवलपमेंट है या नहीं है, या फिर उस बोल सकते हैं कि मॉर्टिलिटी और मॉर्बिलिटी जो रेट है उसको रिड्यूस करना है। साथ ही साथ देखना है कि एक्टिव लोअर रेट ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट इलनेस डेथ थ्रू द क्वालिटी केयर एंड अप्रोप्रिएट रेफरल। ओवरऑल क्या है कि मॉनिटर करना है फीटल के वेलबींग का। फीटल के वेलबींग का मॉनिटर कैसे करेंगे, तो बच्चा को ग्रोथ असेस करके, फीटल का हार्ट रेट से, उसका क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग, या फिर बच्चा का डेवलपमेंट क्या है, मतलब कि एज के अकॉर्डिंग, वीक के अकॉर्डिंग जो है उसका ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर मदर है, जो मदर है उसका प्रेगनेंसी में अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर वेट गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ देखना है कि जितना कम हो सके वो रिड्यूस करना है कि इन्फेंट का डेथ होने से या फिर मदर का जो है सो किसी कॉम्प्लिकेशन में जाने से उस चीज़ को जो है सो कंट्रोल करना है, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करना है। उसके बाद एजुकेशन एंड काउंसलिंग, मदर को टीच करना है उसके एसेंशियल न्यूट्रिशन के लिए, हाइजीन के लिए, वार्निंग साइन के लिए, एंड बर्थ प्रिपेयरनेस टू द एम्पावरमेंट फॉर लेबर एंड पेरेंटलहुड। मदर को ये टीच करना है
कि पेशेंट जो भी मदर है वो क्या करे, अपना डाइट सही से ले। डाइट सही से ले दैट मीन्स कि जो मदर है उनको इतना पता होना चाहिए कि उसको प्रेगनेंसी के टाइम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा नीड रहता है, क्योंकि मदर का बॉडी डबल वर्क कर रहा है, बेबी ग्रो हो रहा है, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए। इसीलिए पेशेंट को न्यूट्रिशन, हाइजीन, ये सब पे स्पेशली फोकस करना है। वार्निंग साइन देखना, वार्निंग साइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि कोई मदर है जिसको देखने को मिल रहा है कि विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन रह रहा है, नोजिया वोमिटिंग रह रहा है, या फिर पेशेंट को एडिमा हो रहा है, ये सब सारा वार्निंग साइन के अंदर आता है। अगर ये से सारा वाइन आ रहा है मतलब कि जो है सो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मदर जा रही है। उसके बाद क्या है, बर्थ प्रिपेयरनेस टू एम्पावरमेंट। मदर को प्रिपेयर करना है कि जो है सो जो भी उसको डिलीवरी परफॉर्म करना है वो होम बेस्ड डिलीवरी नहीं परफॉर्म करना है, हॉस्पिटल जाके डिलीवरी परफॉर्म करना है, क्योंकि हॉस्पिटल में सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगा तो एट अ टाइम जो है सो मदर को सही किया जा सकता है, बेबी को सही किया जा सकता है। बट अगर घर पे होगी तो हाइजीन मेंटेन नहीं होगी, या फिर कहीं ना कहीं बर्थ रेट देखने को मिलता है ज़्यादा होता है। जो भी बेबी जो होम बेस्ड डिलीवरी हो रहा है वैसे बेबी को तो कोशिश करना है, या फिर मदर को काउंसिल करना है, एजुकेट करना है कि डिलीवरी हॉस्पिटल आके करवाना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, क्योंकि इस टाइम मदर को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होगा, मदर को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगा, फियर रहेगा रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, तो या फिर बोल सकते हैं रिलेटेड टू डिलीवरी बहुत ज़्यादा, कि मदर को ऐसा माइंड सेट है कि जब डिलीवरी होगा उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन होगा ETC। तो वो सारा चीज़ को क्या करना है, काउंसिलिंग के थ्रू मदर को सपोर्ट देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है मदर को, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेज होते हैं और मदर का बहुत ज़्यादा मूड जो है फ्लक्चुएट होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है कि कंपोनेंट क्या है, कॉमन जो असेसमेंट का कंपोनेंट है वो कौन कौन सा है। तो ड्यूरिंग दिस विजिट हेल्थ केयर प्रोवाइडर टिपिकली परफॉर्म रेंज ऑफ चेक। क्या क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहला हिस्ट्री चेकिंग होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी होगा। तो हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग को पता है जब भी कोई डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्ट किया जाता है। तो हिस्ट्री क्यों कलेक्ट किया जाता है, तो गैदरिंग द डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन मेडिकल, सर्जिकल एंड पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। मदर जो है उसके बारे में पता करना है कि मदर को इससे पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, या फिर प्रेजेंट में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का मेडिकली सर्जरी का जो है सो पास्ट का कोई हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं ना प्रेगनेंसी जो इसमें कि प्रीवियस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हुआ था, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। तो ये सारा जो है सो हिस्ट्री हम लोग को कलेक्ट करना है। क्यों कलेक्ट करना है, तो इसका रीज़न है कि पेशेंट जो है कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, इसीलिए पेशेंट का हेल्थ जो है वो अच्छा रहे, इसीलिए क्या करना है, हिस्ट्री टेकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हिस्ट्री टेकिंग में हम लोग देखते हैं कि जो भी मदर का प्रेजेंट या पास्ट का मेडिकल हिस्ट्री वो सारा गैदर करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं, तो जैसे कि मदर है तो उसका सारा हिस्ट्री लेते हैं, उसका नेम क्या है, रिलीजन क्या है, सेक्स क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन, एवरीथिंग जो है सो हम लोग इसमें पूछते हैं मदर से। उसके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, जितना भी जो भी बायोग्राफिकल डाटा होता है वो सारा चीज़ें जो है सो हम लोग इसमें मदर से पूछेंगे एंटीनेटल विजिट में, या फिर बोल सकते हो आप जो भी हिस्ट्री टेकिंग है इसके अंदर सारा डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या हम देखते हैं, तो मॉनिटर करेंगे पेशेंट का ब्लड प्रेशर, या फिर बोल सकते हैं हेड टू एग्जामिनेशन करेंगे। जो भी सेफेलोकॉर्डुअल प्रोसेस होता है ना इसमें वो सारा एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, हेड टू एग्जामिनेशन करेंगे। सेफेलोपोडुअल जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें मदर का वाइटल लेंगे, मॉनिटर BP करेंगे, वेट देखेंगे, उसके बाद एब्डोमिनल पैल्पिटेशन करेंगे, फीटल पोजीशन चेक करेंगे, फीटल का लाई चेक करेंगे,
फीटल किस प्रेजेंटेशन में है वो चेक करेंगे। सारा चीज़ें इसमें चेक किया जाएगा कि जो भी हिस्ट्री है वो पूरा हिस्ट्री लेना है। इसमें क्या होगा, मदर को अच्छे से डॉक्टर्स एडवाइस कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे। इसीलिए क्या करना है, इसमें सारा हिस्ट्री कलेक्ट करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन लेना है। फिजिकल एग्जामिनेशन भी हम लोग, इसके अंदर भी टाइप्स है, जैसे कि जनरल एग्जामिनेशन हो गया, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हो गया, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन हो गया। फिजिकल एग्जामिनेशन को भी देखा जाए तो इसमें भी कौन सा हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे। तो सबसे पहला जनरल एग्जामिनेशन, ठीक है, जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। दूसरा में क्या करेंगे, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या करेंगे, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन लेंगे हम लोग, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें क्या पता चलेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो जैसे कि जनरल एग्जामिनेशन है तो हाइट, वेट, ठीक है, सारा कुछ देखना है इसमें कि जो भी जनरल एग्जामिनेशन है उसमें क्या क्या देखना है। हाइट देखना है पेशेंट का, वेट देखना है पेशेंट का, स्किन कलर देखना है पेशेंट का, ठीक है, स्किन कलर देखेंगे। उसके बाद पेशेंट को साइनोसिस है या फिर नहीं है वो देखेंगे। ओरल कैविटी चेक करेंगे, नेक चेक करेंगे कि कहीं ऐसा नहीं जो कि थायराइड ग्लैंड का इन्लार्जमेंट हो गया है। लेग देखेंगे, एडिमा तो नहीं है, ठीक है। स्पाइनल डिफॉर्मिटी देखेंगे, पेशेंट को देखेंगे कहीं एडिमा तो नहीं प्रेजेंट है बॉडी में। तो ये सारा चीज़ देखेंगे। पेशेंट का बीपी कैसा रह रहा है, रेस्पिरेशन कैसा रह रहा है, ये सारा चीज़ हम लोग पेशेंट में परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि बोले थे ना कि फिजिकल एग्जामिनेशन को भी हम लोग 3 टाइप से देखेंगे। पहला ये था कि जनरल एग्जामिनेशन, उसके बाद सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिस्टम हम लोग चेक करेंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, कौन कौन सा, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो भी है वो देखेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, तो ये सारा चीज़ें जो है सो चेक करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी है तो इसमें बहुत सारा चीज़ें देखेंगे, जैसे कि मदर का एब्डोमेन है वहाँ पे स्कार देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे मदर के एब्डोमेन पे, क्योंकि बहुत सारा साइन प्रेजेंट होता है ना मदर के एब्डोमेन पे, इसीलिए। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ हाइट करेंगे, जो भी फंडल हाइट है वो देखेंगे। उसके बाद पेशेंट का फीटल लाई हम लोग चेक करेंगे, हार्ट साउंड सुनेंगे। तो ये सारा किस में आ जाएगा, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हम लोग या फिर फंडल ग्रिप वगैरह जो होता है वो सारा चीज़ें देखेंगे। ये सारा किस में आएगा कि कितना वीक पे बेबी जो है सो कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि होता है ना कि जो 12 वीक है वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो सिम्फाइविस प्यूबिस है वहाँ पे पाल्पेबल होगी बॉडी। 16 वीक है तो वहाँ पे कहाँ एट लोअर देखने को मिलता है ना, उस सब साइट होता है कि सिम्फाइविस प्यूबिस पे कब रहेगा, अम्बिलिकल पे कब होगा। तो ये सारा चीज़ें सो फंडल हाइट के रिगार्डिंग हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे जो भी मदर है उनका जो भी थर्ड है ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, तो वो सारा चीज़ें चेक किया जाएगा कि ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में बहुत सारे पॉइंट आएंगे कि उनका प्रेगनेंसी का क्या कंडीशन है, कैसा कंडीशन है, ठीक है, ये सारा चीज़ चेक किया जाएगा। तो ये क्या था, फिजिकल एग्जामिनेशन था। उसके बाद क्या, इन्वेस्टिगेशन है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होगा, तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे कि पेशेंट का टेस्ट करवाया जाएगा, CBC का टेस्ट है, HIV का जितना भी रूटीन टेस्ट है, ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अगर यूरिन ही करवा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन आ रहा है या फिर शुगर आ रहा है या फिर क्रिएटिनिन वगैरह ये देखेंगे। ये सारा चीज़ जो है सो चेक किया जाता है असेसमेंट के दौरान। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी रूटीन है, HIV हो गया, एनीमिया हो गया, एलाइजा हो गया, वो सारे टेस्ट होगा इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन में ही जो देखने को मिलेगा कि ये मदर को बहुत सारा चीज़ें क्रोमोसोमल वगैरह देखने को मिलता है, जिससे एबनॉर्मलिटी भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब होता है ना कि कभी कभी कोई मदर है जिनको बहुत सारी चीज़ें का इशू रहता है, ठीक है, तो वो सारा टेस्ट करवाना है कि मदर को किसी भी तरीके से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से नहीं सफ़र कर रहा है। तो ये सारा टेस्ट करवाएंगे, जिससे कि कैरियोटाइपिंग वगैरह होता है, तो ये सारा टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। एंटीनेटल में देखने को मिलता है कि जो कैरियोटाइपिंग होता है, कैरियोटाइपिंग को स्पेशली 2 टाइप से किया जाता है। किसको,
कैरियोटाइपिंग, ठीक है, कैरियोटाइपिंग को। तो कैरियोटाइपिंग में कब कब होता है? एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, कब? एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या तो क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग किया जाता है, क्या? क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग, ठीक है। और दूसरा में क्या किया जाएगा? सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसमें किया जाता है एमिनोसेंटेसिस। क्या किया जाता है? एमिनोसेंटेसिस किया जाएगा। तो ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन है, कैरियोटाइपिंग है। कैरियोटाइपिंग क्यों करते हैं? तो कैरियोटाइपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हम लोग को देखना है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी क्या है, इसीलिए कैरियोटाइपिंग परफॉर्म किया जाता है। कैसे परफॉर्म किया जाएगा? तो दो टाइप से, एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, दूसरा सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया जाएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसे चेक किया जाएगा? तो क्रॉनिक विलाई का सैंपल लेके, और सेकेंड में कब किया जाए, कैसे किया जाएगा? एमिनोसेंटेसिस के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा क्या इन्वेस्टिगेशन है जो चेक किया जाएगा मदर को सारे टेस्ट के दौरान कि मदर को कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा केस है अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तो आगे जाके इशू होगा, इसीलिए। उसके बाद है यूएसजी किया जाएगा। यूएसजी में क्या होगा? यूज टू कन्फर्म जेस्टेशनल एज, डिटेक्ट मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड स्क्रीनिंग फॉर स्ट्रक्चर। इसमें क्या देखने को मिलेगा? तो देखने को ये मिलेगा कि जो भी ये मदर है उसको यूएसजी के थ्रू देखना है कि जेस्टेशनल एज क्या है। जेस्टेशनल एज में भी देखने को मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू वीक जो है सो बेबी का ग्रोथ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो ये सारा चीज़ देखना है। डिटेक्ट किया जाएगा कि मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, मतलब कि एक से बेबी तो वूम के अंदर नहीं है, इसीलिए ये सब सारे टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि होता है कभी कभी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी भी होती है, या फिर देखने को मिलता है कि बेबी को ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हो पाता है, या फिर किसी भी तरीके का मदर कोई दवा वगैरह ले ली जिसको ट्रैटोजेनिक मेडिकेशन बोलते हैं, अगर वो ले ली है तो बच्चे का कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं देखने को मिला है, जैसे कि आप लोग एनेन्सेफेली वगैरह का नाम सुने होंगे। तो ये सब सारा चीज़ें कहीं ना कहीं यूएसजी में कन्फर्म हो जाएगा, इसीलिए जो है सो क्या करना है? चेक करना, अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर जो है सो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, ठीक है। कब कब होता है? तो देखने को मिलता है कि जो वायबिलिटी है, मतलब कि पता चल जाए स्कैनिंग में 6 to 8 वीक से होता है। स्कैनिंग में डेटिंग देखने के लिए 6 to 8 वीक में होता है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है? नक्चुअल ट्रांसटेंसी स्कैन कब होता है? तो 11 से 13 वीक में होता है। उसके बाद है कि टारगेटेड स्कैनिंग होता है 18 से 20 वीक में। फिर उसके बाद ग्रोथ का स्कैन होता है 30 से 32 वीक में। तो ये जो सारा है टाइमिंग है कि कब कौन कौन सा जो है सो यूएसजी परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि वायबिलिटी स्कैनिंग है तो 66 से लेके 8 वीक में होगा। नक्चुअल ट्रांसडेसी स्कैन है तो 11 से 13 वीक में होगा। उसके बाद एनामोलीज स्कैन है 18 से 20 वीक में होगा। ग्रोथ स्कैन है तो 30 से 32 वीक में किया जाता है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू वीक जो है सो नेसेसरी होता है यूएसजी करवाना। क्यों? तो एक है ना, जैसे कि 18 से 20 वीक का जो बोला जाता है कि 21 वीक में करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या है? एनामोलीज स्कैन होगा, देखना है कि बेबी का जो उस टाइम में कहीं ना कहीं ऑर्गन बन गया रहेगा, और उस टाइम ये देखना है कि पेशेंट को कहाँ पे क्या एनामोली प्रेजेंट है, ठीक है। तो एनामोलीज स्कैन होता है कब? 18 से 20 वीक के अंदर जो है सो किया जाता है। ग्रोथ स्कैन 30 से 32 वीक में किया जाता है। तो ये सारा चीज़ें इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ही है तो इन्वेस्टिगेशन में ABO जो होता है या RH टाइपिंग होता है, ये सारा टेस्ट करवाया जाता है। सिफिलिस का टेस्ट करवाया जाता है, VDRL का टेस्ट करवाया जाता है, ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। ब्लड टेस्ट जो है सो गवर्नमेंट ऑफ रूल है गवर्नमेंट का दिया हुआ, ठीक है। तो वो जो रूल है वो कितना बार है? 4 बार कम से कम करवाना चाहिए, ठीक है। कितना टाइम? जो ब्लड ग्रुप है CBC जो टेस्ट है वो मिनिमम कितना करवाना चाहिए? तो मिनिमम जो है सो 4 बार करवाना चाहिए, 4 टाइम्स करवाना चाहिए। क्या? CBC का टेस्ट जो है सो मिनिमम 4 टाइम्स बोला जाता है अकॉर्डिंग टू
GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी रूल बना है उसमें, ठीक है, जिसमें कि पता चलता है हीमोग्लोबिन क्या है, MCV क्या है, ठीक है, माइक्रोसाइट का क्या है, फॉलिक एसिड का क्या रोल है, वो सारा चीज़ें टेस्ट हो जाता है। टेस्टिंग करवाना ज़रूरी होता है, या फिर बोल सकते हो आपकी जो HIV वगैरह का टेस्ट है, ये सारा टेस्ट कन्फर्म करवाना होता है। तो ये कब करवाना है, कॉमन असेसमेंट ऑफ कंपोनेंट के अंदर हम पढ़े हैं कब कब करवाना है। तो जिसका जो टाइमिंग है उस टाइम करवाना होता है, मतलब कि मदर का जो भी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ है, प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल जाके ये सारा चीज़ें परफॉर्म करना है। मतलब कि हिस्ट्री टेकिंग हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, USG हो गया, ये सारा चीज़, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेबी को हेल्दी रखने के लिए बेस्ट उपाय है, इसीलिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ़ एंटीनेटल विजिट। नंबर ऑफ़ एंटीनेटल विजिट क्या है, ठीक है। तो एंटीनेटल विजिट जो है सो कितना है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इम्पोर्टेंट है कि एंटीनेटल विजिट किसको बोलते हैं और कब करवाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है आइडियल रिकमेंडेशन फॉर एंटीनेटल विजिट 13 से 14 है, ठीक है, आइडियली। उसके बाद है पीरियड ऑफ जेस्टेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट, मतलब कि 0 से 7 मंथ, या फिर बोल सकते हो आप 28 वीक तक कितना बार डॉक्टर के पास जाना है, तो मंथ में एक बार, ठीक है। उसके बाद 8 मंथ, या फिर आप बोल सकते हो वीक में 36 वीक, इस टाइम कितना बार जाना है डॉक्टर्स के पास, कितना बार विजिट के लिए जाना है, तो जो है सो मंथ में 2 बार जाना है। अगर 9 मंथ की प्रेगनेंसी है ऑनवर्ड, तो उस टाइम कितना, वंस अ वीक, मतलब कि 9वां मंथ से क्या करना है, वीक में, हर एक वीक में जाना है डॉक्टर के पास, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से फिर इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि देखिए 0 से 7 मंथ की अगर प्रेगनेंसी है उसमें कितना विजिट होना चाहिए, तो उसमें एवरी मंथ विजिट होना चाहिए, ठीक है, या फिर हर एक 28 वीक पे विजिट होना चाहिए। अगर 8 मंथ का बात करें तो 8 मंथ के प्रेगनेंसी जब होगी तो कितने मंथ जाना है, 2 अ डे, मतलब 2 अ मंथ, मतलब कि मंथ में 2 बार जाना है, 15-15 दिन पे आप बोल सकते हो। 9 मंथ का अगर प्रेगनेंसी हो गया तो वीक में हर एक वीक ही जाना है। क्यों, क्योंकि जितना टर्म आते जाएगा, जितना डिलीवरी के टाइम नज़दीक आते होंगे, उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा एंटीनेटल विजिट का, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिनिमम रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट कितना है, तो 4 है। फर्स्ट विजिट कब होना चाहिए, तो जितना जल्दी मदर को पता चले कि वो प्रेग्नेंट है उतना जल्दी अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना है। सेकेंड विजिट 14 से 26 वीक में, पीरियड ऑफ जेस्टेशन, POG का फुल फॉर्म होगा पीरियड ऑफ जेस्टेशन। थर्ड विजिट कब करवाना है, तो 28 से लेके 34 वीक के अंदर करवाना है। फोर्थ विजिट कब होगा, तो 36 से वीक से टर्म तक, मतलब कि फोर्थ जो विजिट है वो कब होगा, तो 36 वीक पे होगा, ठीक है। ये जो है सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एंटीनेटल विजिट आइडियली कितना रिकमेंडेड किया जाता है, तो 13 से 14 किया जाता है, मिनिमम कितना है, 4 है। अब इसी चीज़ को हम और ज़्यादा एलाबोरेट करके पढ़ेंगे क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे हम नोट्स में दिए हैं, ये क्या है, एग्जाम का की पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम की पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। क्या है, एंटीनेटल केयर में क्या देखेंगे, गाइडलाइन किसका, अकॉर्डिंग टू WHO कितना, मिनिमम 8 है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कितना है, मिनिमम विजिट 4 है। जैसे कि हम वहाँ पढ़े थे ना कि 13 से 14 रिकमेंडेड किया गया है, तो उसका मिनिमम कितना 8 है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कितना है, 4 विजिट है। कब कब जाना है, जैसे कि हम पीछे यहाँ पे डिस्कस किए थे प्रीवियस इसमें ना PPT में। अब देखिए फर्स्ट टाइमेस्टर में जो है सो कौन सा है, कितना बार जाना है, फर्स्ट टाइमेस्टर कितने दिन को बोलते हैं, तो आप लोगों को पता होगा फर्स्ट टाइमेस्टर कितने को बोलते हैं, फर्स्ट से लेके 13 वीक तक के प्रेगनेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइमेस्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइमेस्टर, उसके बाद फिर थर्ड टाइमेस्टर। फर्स्ट टाइमेस्टर में कितनी बार जाना है विजिट के लिए, 1 टाइम जाना है। सेकेंड टाइम में 2 टाइम जाना है, और थर्ड टाइम में 5 टाइम्स जाना है, ठीक है। जैसे कि हम आगे भी पढ़े थे ना अभी, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब कि जो 28 वीक की प्रेगनेंसी है 7 मंथ तक, उसमें एक बार जाना है। 28 से 36 वीक के
वीक में कितना, हर एक 15 दिन पे जाना है। 36 वीक पे क्या करना है, वीकली जाना है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखना है कि मिनिमम कितना है WHO के अकॉर्डिंग, GOI के अकॉर्डिंग मिनिमम कितना है, और आइडियली विजिट कितना है होना चाहिए 13 से 14। कैसे होना चाहिए, तो स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में एक विजिट, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना, 2 विजिट, बोल सकते हो 15 डेज। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 विजिट। तो ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रेग्नेंट मदर का वेट कैसे गेन हो रहा है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी वेट गेन रिकॉम्बिनेशन बाय प्री प्रेगनेंसी BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना भी इस टाइप का चार्ट बना हुआ है वो सारा इम्पोर्टेंट है, एज यूजुअल आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिल सकता है। तो BMI जो है सो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। हम लोग देखेंगे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। अंडर वेट अगर कोई मदर है जो अंडर वेट है, मतलब कि 18.5 से कम है BMI, तो उसका जो वेट गेन की संभावना होगी प्रेगनेंसी में, टोटल वो कितना होगा, 12.5 से 18 kg तक उसका वेट जो है सो बढ़ सकता है। नॉर्मल अगर मदर का BMI है, मतलब कि 18.5 से 24.9 है, तो उसका कितना होगा, 11.5 से 16 kg तक उसका क्या हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है अगर मदर ओवर वेट है, 25.0 से 29.9 उसका BMI है, तो उसका वेट कितना बढ़ सकता है, 7 से लेके 11.5 kg बढ़ सकता है। अगर मदर ओबेस है, 30 से ज़्यादा BMI है, तो उसका कितना वेट गेन देखने को मिलेगा, 5 से 9 kg, ठीक है। ये सारा पॉइंट जो है सो अपने में स्टार है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, मदर का जितना वेट है, अगर मदर अंडर वेट है तो उसका ज़्यादा वेट बढ़ देखने को मिल रहा है कि गेन होगा प्रेगनेंसी में। नॉर्मल है तो 11.5 से 16, जैसे कि आप लोगों को पता हो कि कितना 10 kg तक तो नॉर्मली वेट गेन होता ही है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें इतना याद रखना है कि अंडर वेट है मदर अगर, तो उसका वेट कितना गेन होता है, 12.5 से 18 kg तक वेट गेन होगा। नॉर्मल BMI है मदर का, तो 11.5 से 16 kg तक वेट गेन होगा। ओवर वेट है तो 25, अगर ओवर वेट है मदर जिनका BMI 25.0 से 29 है, तो उनका वेट कितना होगा, 7 से लेके 11.5 kg वेट गेन। अगर मदर ओबेस है तो उनका कितना वेट गेन होगा, तो 5 से 9 kg जो है सो वेट गेन होगा पूरे प्रेगनेंसी के दौरान में, ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यूट्रिशनल गाइडलाइन क्या है। न्यूट्रिशनल गाइडलाइन का बात करें तो न्यूट्रिशनल गाइडलाइन में क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कैलोरी कितना चाहिए, ठीक है। होता है ना कि कोई मदर है जो बहुत ज़्यादा वर्क करती है, कोई मदर है जो घर में बैठी रहती है, कोई मदर है जो वर्क तो करती है लेकिन उतना हैवी वर्क नहीं करती है। तो सबके लिए गाइडलाइन बना है कि कब कितना जो है सो मदर को कैलोरी लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम में क्या हो रहा है, मदर को 2 जगह काम करना पड़ा, मदर के बॉडी में खुद के लिए भी और बच्चे के लिए भी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि एडिशनल जो है सो कितना कैलोरी लेना चाहिए मदर को। तो जैसे कि यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू वर्कलोड है, ठीक है, डेली इनटेक कितना करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेडेंट्री वर्क है, ठीक है, मॉडरेट वर्क है और हैवी वर्क है। ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी, ठीक है। वैसी मदर जो घर में खाना बना रही है, बैठ रही है, बस सेडेंट्री वर्क कर रही है, तो उनको कितना चाहिए एक दिन में कैलोरी, तो उनको चाहिए 1660 कैलोरी पर डे चाहिए मदर को। किस मदर को, तो सेडेंट्री वर्क वाली मदर को कितना चाहिए, 16 से 60 कैलोरी चाहिए। अगर हम बात करें मॉडरेट वर्क को, तो मॉडरेट वर्क वाली मदर को कितना चाहिए, 2100 से 30 कैलोरी चाहिए। ये जो डाटा है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉडरेट वर्क करने वाली मदर को कितना चाहिए, 2130 कैलोरी पर डे जो है सो इतना कैलोरी चाहिए मदर को अच्छा विजिट के लिए।
कोई मदर ऐसी है जो बहुत काम कर रही है, हैवी वर्क कर रही है, तो उनको कितना चाहिए, 2720 कैलोरी जो है सो उनको पर डे चाहिए। ठीक है, इसमें से ये जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, ये आई थिंक पूछा हुआ है किसी एग्जामिनेशन में कि कोई हैवी वर्कर मदर है उनको कितना कैलोरी चाहिए पर डे, तो उनको कितना कैलोरी चाहिए, 2720 कैलोरी पर डे चाहिए। ठीक है, 1660 सेडेंट्री में, मॉडरेट वर्क में 2130 और हैवी वर्क में 2720 कैलोरी चाहिए। ये किसका डाटा है, एक दिन का डाटा है कैलोरी लेने का अकॉर्डिंग टू वर्कलोड। उसके बाद है कि अगर मदर प्रेगनेंसी में, अगर मदर बस प्रेग्नेंट है, कुछ ऐसा एडिशनली कितना लेना चाहिए। ठीक है, बेबी के लिए अगर देखा जाए तो, या फिर वो ऐसी मदर जो लैक्टेशन है में है, तो उस लैक्टेशन में भी 2 पीरियड आ जाएगा, 0 से 7 मंथ की मदर लैक्टेशन वाली और 7 से 12 मंथ की मदर। तो इस टाइम भी जो है सो कितना एडिशनल कैलोरी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग है ना, एडेड टू बेस रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एडिशनल। एडिशनल कितना चाहिए, तो एडिशनल चाहिए 350। अगर मदर लैक्टेशन करवा रही है, मतलब कि मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है, लैक्टेशन में है मदर, तो उनको प्लस 600 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए। अगर मदर लैक्टेशन तो में तो है, साथ ही साथ उसका कितना ये है, कितना मंथ का लैक्टेशन है, 7 से 12 मंथ लैक्टेशन, मतलब कि मदर जो है सो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। ठीक है, तो 7 से 12 मंथ का, तो 550 कैलोरी चाहिए। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है स्टाफ नर्स के एग्जामिनेशन में एंड नर्सिंग ट्यूटर के एग्जामिनेशन में कि कितना कैलोरी चाहिए होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि कितना एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए मदर को। ठीक है, अगर मदर प्रेगनेंसी है प्रेगनेंसी में भी अकॉर्डिंग टू वर्क है। ठीक है, बस अगर ये क्वेश्चन आए कि बस प्रेगनेंसी में कितना एक्स्ट्रा चाहिए, तो 350 चाहिए। लैक्टेशन वाली मदर को एक्स्ट्रा कैलोरी कितना चाहिए, तो 600 चाहिए। लैक्टेशन में अगर 712 मंथ में है तो 520 चाहिए। अगर वो दे देना कि अकॉर्डिंग टू वर्कलोड, हैवी, माइल्ड, मॉडरेट, तो वो यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 स्टार पॉइंट है, आप कभी भी ये पढ़ के एग्जामिनेशन में जाना, आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है कैलोरी इनटेक अप टू ट्राइमेस्टर। अगर हम बात करें कि ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग बस, तो ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग क्या याद करना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नीड नहीं होती है एक्स्ट्रा कैलोरी की 70 कैलोरी। ऑप्शन अगर गिवन है, ऑप्शन में दिया हुआ तो कितना 70 कैलोरी चाहिए। अगर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर का बात करें तो जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे ना कि प्रेग्नेंट मदर को कितना कैलोरी चाहिए होता है, 350 कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा चाहिए। तो जस्ट डिस्कस किए थे अभी प्रीवियस स्लाइड में, वही चीज़ें यहाँ पे। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर है, ठीक है, यहाँ सेकेंड होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो उसमें क्या होगा, कितना ज़्यादा चाहिए, तो 250 से 350। डाटा जो है सो 350 याद रखना है। थर्ड ट्राइमेस्टर है तो 400 से 450 कैलोरी चाहिए। लगभग कितना प्रेगनेंसी में चाहिए ही चाहिए, तो 350 एक्स्ट्रा कैलोरी पर डे चाहिए ही। अकॉर्डिंग टू वर्क भी चाहिए, तो वो ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, वेट लॉस आफ्टर प्रेगनेंसी। वेट लॉस आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब कि प्रेगनेंसी के बाद जो है सो कितना वेट लॉस होता है मदर का, तो कितना वेट लॉस होता है। टिपिकली वेट लॉस जो होता है डिलीवरी के बाद, इमीडिएट लॉस मतलब कि तुरंत जो वेट लॉस होता है वो कितना होता है, 5.4 kg होता है। मतलब कि बोल सकते हो 5.5 kg वेट लॉस होता है। क्यों होता है इतना वेट लॉस, क्योंकि यहाँ पे फीटस प्लेसेंटा फ्लूइड जो है सो मदर के स्टमक से बाहर, यूटेरस से बाहर आ जा रहा है। ठीक है, क्या क्या, जो भी फीटस है, बेबी बाहर आ गया, जो प्लेसेंटा है वो बाहर आ गया। ठीक है, जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो भी, ये 3 चीज़ बाहर आ गया। ठीक है, तो क्योंकि देखने को मिलता है ना कि 2.5 से 3 kg, 3.5 kg का तो बेबी ही होता है, तो 3 kg वहाँ गया। 500 ml लगभग फ्लूइड भी रह रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड 500 जो है सो ग्राम का प्लेसेंटा है, प्लस जो है सो एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा 600-700 ml, 800 ml तक एमनियोटिक फ्लूइड भी रहता है। ये तो ये सारा मिलके कहीं ना कहीं देखने को मिलता है 4.5 kg, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 5 kg तक वेट लॉस हो रहा है। तो इमीडिएट लॉस का बात करें तो कितना होगा, 5.4 से kg जो है सो क्या देखने को मिलेगा, इमीडिएट लॉस मिलेगा। इमीडिएट लॉस में क्या क्या, फीटस है, प्लेसेंटा है और फ्लूइड है।
उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ में क्या होगा, तो 4 kg देखने को ड्यू टू डायूरेसिस। उसके बाद 2 वीक टू 6 मंथ में कितना होगा, 2.5 kg होगा, जिसमें कि लैक्टेशन ऐड रहेगा। उसके बाद क्या एवरेज वेट रिटेन कितना होता है, तो 1 kg, मतलब आफ्टर डिलीवरी जो है सो एक एवरेज वेट जो है सो वो कितना रिटेन होता है, तो 1 kg होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट लॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमीडिएट लॉस में यहाँ बेबी बाहर निकल रहा, प्लेसेंटा फीटस, तो ये सारी चीज़ें निकल रहा, इसीलिए यहाँ पे 5.4 होगा। 2 वीक से 6 मंथ तक कितना होगा, 2.5 होगा। उसमें लैक्टेशन एडेड रहेगा, उसमें एवरेज वेट कितना रिटेन होगा, तो 1 kg होगा। उसके बाद क्या है, जो भी ओरल सप्लीमेंट वगैरह है वो चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि मदर को क्या क्या सप्लाई मिलता है। तो रूटीन ओरल IFA सप्लीमेंट, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि IFA सप्लाई में क्या हो गया, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, इसमें सप्लाई में क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं जैसे कि अकॉर्डिंग टू एनीमिया मुक्त भारत, जैसे कि स्कीम चलता है, आप लोगों को पता होगा एनीमिया मुक्त भारत। तो एनीमिया मुक्त भारत में कोई क्या क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया मुक्त भारत में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि एक सेटअप किया गया है डाटा कि इतना एलिमेंटल आयरन देना है, इतना फॉलिक एसिड देना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं, 1 टैबलेट, कितना 1 टैबलेट जो है सो डेली देना है। 1 टैबलेट डेली स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd ट्राइमेस्टर। कब, 2nd ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करना है, और कब तक चलेगा ये, 12 वीक तक चलेगा। क्या, आयरन और फॉलिक एसिड कितना चलेगा, तो 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 UG/mcg फॉलिक एसिड ये चलेगा। किसको, जो भी प्रेग्नेंट मदर है, एंटीनेटल असेसमेंट के टाइम में जब सप्लीमेंट लिखा जाएगा उस टाइम देने को मिलेगा। किसके अकॉर्डिंग टू एनीमिया मुक्त भारत। कितना टैबलेट, 1 टैबलेट डेली देना है। कब से, 2nd ट्राइमेस्टर से देना है, 12 वीक तक इसको स्टार्ट करना है। कंपोजिशन में क्या है, इस टैबलेट कंटेंट 60 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 UG/mcg फॉलिक एसिड। कब तक देना है, इसका ड्यूरेशन होता है, तो प्रेगनेंसी में मिनिमम 180 डेज देना है, मतलब प्रेगनेंसी में 180 डेज और पोस्टपार्टम के टाइम भी 180 डेज, मतलब पहले भी और बाद में भी जो है सो पोस्टपार्टम लैक्टेशन फॉर 180 डेज देना है। जो भी मदर है उस मदर को क्यों ये प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आयरन और फॉलिक एसिड जो है सो अगर ये नहीं ले रही है मदर, तो मदर को बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो मदर है उनके बॉडी में जो बेबी पल रहा है उसमें देखने को मिलेगा कि उसका जो भी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम देखने को मिले। अगर मदर फॉलिक एसिड नहीं ले रही है तो कहीं ना कहीं एनामोलीज देखने को मिलेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा, जैसे कि होता है ना स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, मोस्ट कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि स्पाइना जो बाइफिडा है किसके कारण होता है, तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। किसके डेफिशिएंसी से, फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, स्पाइना बाइफिडा हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। इसीलिए क्या करना है, जो टैबलेट है वो टैबलेट आयरन और फॉलिक एसिड का प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ मिनिमम 180 डेज इन प्रेगनेंसी, मतलब कि कम से कम जैसे 180 डेज जो है सो प्रेगनेंसी के टाइम में, और आफ्टर 180 डेज मतलब कि पोस्टपार्टम के बाद भी, मतलब आफ्टर डिलीवरी भी। यहाँ पे डिलीवरी से पहले भी 180 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिलीवरी से पहले भी 180 डेज और डिलीवरी के बाद भी 180 डेज क्या देना है, आयरन फॉलिक एसिड। ठीक है, ये प्रोवाइड करना है। अगर ये नहीं खा रही है मदर तो मदर को कहीं ना कहीं एनेमिक भी देखने को मिल सकती है मदर, इसीलिए। उसके बाद क्या है, कैल्शियम सप्लीमेंट क्या है, फिर बोल सकते हैं एडिशनल एडवाइस क्या है। एडिशनल एडवाइस में होता है आयरन फॉलिक एसिड जो है सो डाइट रिच खाना है पेशेंट को। ठीक है, साथ ही साथ क्या करना है, आयरन जो टैबलेट है, अगर हम लोग जैसे कि मदर को काउंसलिंग कर रहे हैं तो इसमें तो आयरन जैसे कि अभी लिखा ही गया है कि डॉक्टर भी लिखते हैं आयरन प्लस ही बहुत ज़रूरी है आयरन। क्योंकि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। फॉलिक एसिड है जिसके कारण देखने को मिला बच्चे को कोई एनामोली नहीं होगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे रीजन है। तो जो आयरन
आयरन है, अगर मदर को आयरन प्रोवाइड किया जाता है तो ये एडवाइस करना है कि आयरन किसके साथ लेना है, विटामिन सी के साथ लेना है, ठीक है। नहीं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है कि कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। इसीलिए एडिशनल एडवाइस में क्या देना है कि मदर को जो आयरन लेंगे तो विटामिन सी के साथ लेंगे, तो क्या होगा, अच्छे से डाइजेशन में हेल्प मिलेगा। इसीलिए उसके बाद कैल्शियम सप्लीमेंट है, जैसे कि पता होगा कैल्शियम सप्लीमेंट कितना दिया जाता है। तो कैल्शियम का जो सप्लाई है वो देखने को मिलता है कि हर एक मदर को 1000 mg देना चाहिए। कैल्शियम का सप्लाई कितना, 1000 mg जो है सो पर डे देना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 500 mg आफ्टर टेकन 2 से डेली, दिन में 2 बार कितना, 500 लेंगे तो 1000 हो जाएगा। एक BD देना है स्टार्टिंग फ्रॉम 14 वीक, कब से, 14 वीक के प्रेगनेंसी से स्टार्ट करना है। कितना दिन तक के लिए, तो ड्यूरेशन 6 मंथ के लिए। तो ये याद रखना है कि जो कैल्शियम का सप्लीमेंट है वो कब से स्टार्ट करना, मतलब कि 2nd वीक से आई थिंक स्टार्ट हो जाता है। कितना दिन है, दिन में 2 बार 500 mg देनी है, ठीक है। कितना दिन तक देनी है, तो 6 महीना तक देखें। उसके बाद क्या, पोस्टपार्टम कंपोजिशन, इच कैल्शियम टैबलेट इज नोटेड टू कंटेन 250 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन D3। विटामिन D3 कितना कंटेन होना चाहिए, 250 इंटरनेशनल यूनिट पोस्टपार्टम का टाइम का, ये चीज़ है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसमें भी कैटेगरी होता है कि कब कितना देना है। जैसे कि कैल्शियम, यहाँ पे बस कैल्शियम दिया हो, लेकिन बहुत सारी चीज़, कैल्शियम हो गया, विटामिन D हो गया, तो विटामिन D भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है देने के लिए। आयरन हो गया, जैसे आयरन का बात करेंगे तो मदर को आयरन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारा जो है सो पेशेंट को एडवाइस करना एंटीनेटल असेसमेंट या विजिट पे जब आएगी तब। उसके बाद है डीवार्मिंग हेलमिंच कंट्रोल करना है, ठीक है। डीवार्मिंग कंट्रोल करना है, तो वो कब कंट्रोल करना है, तो स्पेशली देखने को मिलता है कि एल्बेंडाजोल का टैबलेट जो है सो मदर को प्रोवाइड किया जाता है। डीवार्मिंग करना है 2nd ट्राइमेस्टर में, 1st ट्राइमेस्टर में डीवार्मिंग नहीं किया जाता है क्योंकि उस टाइम ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, इसीलिए। तो डीवार्मिंग में क्या करेंगे, जो भी वर्म है इन्फेक्शन उसको किल करने के लिए कब स्टार्ट किया जाएगा, तो 2nd ट्राइमेस्टर में। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है डीवार्मिंग कब होगा, तो 2nd ट्राइमेस्टर में होगा। कौन सा मेडिसिन यूज करेंगे, तो एल्बेंडाजोल यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा मेडिसिन यूज करेंगे, एल्बेंडाजोल मेडिसिन। कितना एल्बेंडाजोल यूज करोगे आप, तो 400 mg सिंगल डोज यूज करना है। कितना, सिंगल डोज 400 mg, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ़ नीडेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर 100 mg ट्विस डेली फॉर 3 डेज। इसमें ये देखा गया है कि अगर नीडेड है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कितना दोगे आप, 100 mg दोगे। अगर नीड है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कितना, 100 mg देना है, ट्विस अ डे फॉर 3 डेज, 3 दिन तक जो है सो BD चलेगा ये। लेकिन उसका जो मेडिकेशन का नाम है, उसका क्या है, नाम क्या है, मेबेंडाजोल। क्या, मेबेंडाजोल, ठीक है। मेबेंडाजोल जो है सो मेडिसिन देंगे, कौन, कब, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नीड है तब मेबेंडाजोल दोगे। कितना, 100 mg ट्विस डेली देना है। कितना दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए। अगर हम बात करें एल्बेंडाजोल देंगे तो एल्बेंडाजोल कब देंगे, 2nd ट्राइमेस्टर में देंगे। और कितना डोज देंगे, तो 400 mg सिंगल डोज देंगे। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टार पॉइंट, ठीक है। दोनों आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि डीवार्मिंग अगर 2nd ट्राइमेस्टर में कर रहे हो तो कितना, 400 mg एल्बेंडाजोल सिंगल डोज। अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नीड है पेशेंट को तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेबेंडाजोल देंगे, 100 mg देंगे, दिन में 2 बार देंगे, 3 दिन तक। आई थिंक समझ में आ गई होंगी। अब दूसरी स्लाइड देखते हैं। दूसरा क्या है हम लोग को पढ़ना कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी का क्राइटेरिया क्या, कैसे जानोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गाइडलाइन दिया है उसके अकॉर्डिंग कि कौन सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो अगर कोई मदर है जिसको प्रीवियस हिस्ट्री लेने टाइम पता चलता है कि उसको C-सेक्शन हुआ है, ठीक है, ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। सिस्टमेटिक इलनेस है, हिस्ट्री लोगे पता चल जाएगा, हिस्ट्री में बहुत सारा इलनेस देखने को मिल सकता है। अगर कोई मदर है जो कि 20 ईयर से कम है, 18 ईयर की मदर है, बोल सकते हो 20 ईयर से कम की मदर है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकते हैं, क्योंकि उसका खुद का बॉडी अभी अच्छे से डेवलप नहीं हो रखा होता है और प्रेगनेंसी की कंसीव कर लेती है तो बहुत सारी परेशानी से फेस करना पड़ता है। या वैसी मदर जो 35 ईयर से ज़्यादा की मदर है,
फिर बोल सकते हो कुछ कुछ मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन जैसे कि PIH है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, माल प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन जिसको उल्टा बच्चा बोलते हैं, ठीक है। माल प्रेजेंटेशन किसी भी तरीके का देखने को मिल रहा है, लो रिस्क लो लाइंग प्लेसेंटा है, मतलब कि प्लेसेंटा प्रीविया है, एनेमिक है मदर, हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रही है मदर, सिफिलिस है, HIV इन्फेक्शन है किसी तरीके का। तो ये सारा जो प्रॉब्लम वाली मदर है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है, जिसका कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, या फिर बोल सकते हो आप ये प्रेगनेंसी थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वार्निंग साइन क्या है प्रेगनेंसी का वार्निंग साइन, तो देखना है कि प्रेगनेंसी का वार्निंग साइन में क्या है। मदर का अगर इमीडिएट देखने को मिल रहा है कि फीवर आ रहा है, इमीडिएट ग्रेटर देन कितना 38.5 डिग्री सेल्सियस लास्ट मोर देन 24 आवर तक के लिए कितना 38.5 डिग्री जो है सो फीवर देखने को मिल रहा है, तो इसको वार्निंग साइन ऑफ प्रेगनेंसी बोलोगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मदर को इन्फेक्शन है जिसके कारण फीवर आ रहा है, कुछ तो कुछ इमीडिएट चेंज हो रहा है बॉडी में। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में क्या क्या देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि हेडेक और ब्लड विजन देखने को मिले। उसके बाद फिजिकल अगर कहीं ना कहीं हेडेक है मतलब ये इंडिकेट कर रहा है PIH है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, ये ब्लड विजन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि वार्निंग साइन में ब्लड विजन है तो उसका मतलब क्या होता है, PIH के केस में देखने को मिलता है, या फिर ये जो है सो ब्लड विजन अगर प्रेगनेंसी में है तो किस कारण से होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। हेडेक हो रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, तो ये सब सारा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आ रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन आप करोगे तो उस टाइम क्या देखने को मिलेगा, जनरलाइज एडिमाइट्स, ऑल्सो हाई रिस्क प्रेगनेंसी केस, स्वेलिंग, पाल्पिटेशन, इजी फैटिक, मदर इजीली फैटिक हो जाती है, ब्रेथलेसनेस देखने को मिल रहा है, मदर को पेन हो रहा है, फिर ब्लीडिंग हो रहा है, सीवियर एब्डोमिनल जो कि एब्रप्सियो प्लेसेंटा को डिनोट करता है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, मदर को लो फीटल मूवमेंट है, मतलब कि फीटल का मूवमेंट कम फील हो रहा है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वार्निंग साइन है, मतलब कि बोल सकते हो ये जो प्रेगनेंसी है वो क्रिटिकल प्रेगनेंसी हो सकता है, ठीक है। ऐसी मदर अगर प्रेगनेंसी केस में ऐसा कंप्लेन कर रही है, इट्स मीन्स कि ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी जो है सो डेंजर जोन में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है एंटीनेटल कार्ड कलर कोडिंग सिस्टम, मतलब कि आप लोग सुने होंगे कि एंटीनेटल कार्ड बनता है और वो कार्ड जो है सो बहुत कुछ बताता है। क्या बताता है, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, ये इसका 4 कलर है, कितना 4 कलर है, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लू। ग्रीन इंडिकेट कर रहा है सेफ को, मतलब कि कोई रिस्क नहीं है, आपकी जो पेशेंट है जो मदर है वो बिल्कुल सेफ है, जो भी अभी वार्निंग साइन देखने को मिला वो नहीं देखने को मिलेगा। नो रिस्क फैक्टर डिटेक्ट ड्यूरिंग द विजिट, किसी भी तरीके का जो है सो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रेड कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, हाई वार्निंग साइन है इसमें, ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इंडिकेट कर रही है PIH, स्पेशली रिफरल केस है, अगर हो सकता है कि कोई कहीं का रेफरल आया है, ठीक है, तो ये पेशेंट हाई रिस्क है, मतलब कि इसमें देखने को मिलेगा कि PIH, डायबिटीज़, ब्लड विजन, हेडेक, ठीक है, एडिमा, ये सब सारा केस देखने को मिलेगा, हाई रिस्क मदर है। येलो है तो कोमॉर्बिड कंडीशन में प्रेगनेंसी विद एक्सट्रीम मेडिकल इशू लाइक डायबिटीज, थायराइड एंड STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सारा केस देखने को मिला कोमॉर्बिड कंडीशन का है। तो अगर येलो कलर है तो ब्लू कलर में PIH केस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाला कंडीशन है, स्पेशली फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो बढ़ा हुआ रहेगा वो देखने को मिलेगा। तो एंटीनेटल कार्ड सिस्टम में कितना कलर है, 4 कलर है। हम लोग को क्या याद रखना है, तो ग्रीन में क्या है, रेड में क्या है, येलो में क्या है, ब्लू में क्या है। तो ग्रीन नो रिस्क होता है, रेड हाई रिस्क होता है, वार्निंग साइन इसमें प्रेजेंट रहता है, येलो कोमॉर्बिड कंडीशन रहता है और ब्लू PIH केस, मतलब कि रेड येलो ब्लू है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एक्शन का नीड होता है इसमें, लेकिन अगर ग्रीन है तो उसमें जो है सो नहीं ज़रूरत है किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट का एट अ टाइम। उसके बाद क्या है, समरी टेबल प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन जैसे कि होता है, जैसे कि आपको पता होगा एज सुन एज जितना हो सके वो TT प्रोवाइड किया जाता है मदर को। तो DTaP जो वैक्सीन है जिसमें टेटनस, डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस आता है, ये रिकॉम्बिनेशन जो है सो प्रेगनेंसी के केस में दे सकते हैं। सिंगल डोज आइडियली जो है सो 6 मंथ 4 मंथ के अपार्ट पे जो है सो प्रोवाइड किया जाता है। एंड DTaP का इन्फ्लुएंजा कभी भी दे सकते हो, कोई भी, फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन फ्लू सीजन, किसी भी
ये ट्राइमेस्टर में आप दे सकते हो। उसके बाद है इनएक्टिव वैक्सीन में हेपेटाइटिस, निमोनिया जो है सो गिव इन हाई रिस्क केस में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वैक्सीन जो है सो कौन कौन सा नहीं देना है, तो जो वैक्सीन है लाइव और किल्ड, ठीक है। लाइव वैक्सीन सारा क्या है अवॉइड करना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब डू नॉट गिव इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जितना भी लाइव वैक्सीन है वो नहीं देना, जैसे MMR, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारा लाइव वैक्सीन और ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। जो भी वैक्सीन किल्ड वैक्सीन है वो सारा दे सकते हैं, लेकिन जो लाइव वैक्सीन है वो नहीं दिया जा सकता। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल किल्ड वैक्सीन आर गिवन, ठीक है। ये जो वैक्सीन है सारा किल्ड वैक्सीन आप दे सकते हो, लेकिन अगर वैक्सीन लाइव है तो वो नहीं प्रोवाइड करना। जैसे में कौन कौन सा मिजल्स, स्मॉल पॉक्स, BCG, चिकन पॉक्स, रूबेला, ये सब जो है सो एंटीनेटल के टाइम में नहीं दिया जा सकता। जैसे कि ये टेटनस है तो इसका 3 वैक्सीन इसका लगता है मिक्स करके, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, ऐसे करके जो है सो TT का वैक्सीन लगता है। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि ये किल्ड वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन नहीं लगेगा। इन्फ्लुएंजा है, जैसे इन्फ्लुएंजा जो है सो किसी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा ट्राइमेस्टर, कभी भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। ऑल प्रेग्नेंट फीमेल को प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके आगे टर्मिनोलॉजी पढ़नी है कि इसके बाद, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो टर्मिनोलॉजी के बेस पे है। तो टर्मिनोलॉजी क्या है, ग्रेविडा क्या है, ग्रेविटी क्या है, नलीपैरा क्या है, नली ग्रेविडा क्या है, मल्टी ग्रेविडा क्या है, पेराइटी क्या है, वो सारा हम लोग देखते हैं क्या है। ग्रेविडा दैट मीन्स कि प्रेग्नेंट वुमेन। ग्रेविडा का मतलब ही क्या है, वैसा यूटेरस जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसको ग्रेविडा बोलेंगे। प्रेग्नेंट यूटेरस को क्या बोलते हैं, ग्रेविडा। ग्रेविडिटी मतलब क्या, इट रिफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ फीमेल हैज कंसीव्ड पास्ट प्रेजेंट, मतलब कि ग्रेविडिटी का मतलब है कि वैसा यूटेरस जिसमें पहले भी प्रेगनेंसी हुई है और अभी भी है, मतलब कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों बता रहा है, उसको ग्रेविडिटी बोलते हैं। नली ग्रेविडा मतलब वुमेन हैज इज नॉट नाउ एवर नेवर हैज बीन प्रेग्नेंट, वैसी मदर जिसके यूटेरस कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, उनके यूटेरस में कभी कंसीव नहीं हुआ है। नली ग्रेविडा मतलब कि वुमेन नॉट प्रेजेंट एंड नेवर, कभी भी जो है सो मदर प्रेग्नेंट हुई ही नहीं है, उसी को नली ग्रेविडा बोलेंगे। प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, वैसी मदर जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई वो उसकी क्या बोलेंगे, उसको प्राइमरी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा किसको बोलेंगे, तो वुमेन हु हैज़ बीन प्रेग्नेंट मोर देन वंस। मल्टी ग्रेविडा मतलब कि वैसी मदर जो 1 या 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसी को क्या बोलेंगे, मल्टी ग्रेविडा। पेराइटी किसको बोलेंगे, तो इट रिफर टू द प्रीवियस प्रेगनेंसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब कि 28 वीक क्रॉस कर लिया है। इट रिफर टू द प्रीवियस प्रेगनेंसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, ये जो है सो प्रीवियस प्रेगनेंसी को भी डिनोट करता है, प्लस जो अभी बेबी है वो 28 वीक क्रॉस कर गया, उसी को क्या बोलते हैं, पैराइटी बोलते हैं। नली पैरा किसको बोलेंगे, वुमेन हु हैज़ नेवर कंप्लीट प्रेगनेंसी एज ए स्टेज ऑफ वायबिलिटी, मतलब कि बोला जाता है ऐसा कि 24 to 28 वीक क्रॉस नहीं किया, मतलब कि उससे पहले मदर का एबॉर्शन हो गया, उसी को क्या बोलेंगे, नली पैरा। मतलब कि वो टर्म डिलीवरी जो है सो उसका नहीं हो पाया, बोल सकते हो कि वो जो है सो 9 मंथ तक उसका प्रेगनेंसी कैरी नहीं हो पाया, तो उसी को नली पैरा बोलेंगे। मतलब कि जो वायबिलिटी पीरियड है वो क्रॉस नहीं हुआ है, 28 भी क्रॉस नहीं हुआ है, उसको नली पैरा बोलेंगे। प्राइमरी पैरा मतलब वुमेन हैज़ डिलीवर 1 फीटस दैट हैड रिच्ड वायबिलिटी, मतलब कि वैसी मदर जो 28 भी क्रॉस कर चुकी है, वायबिलिटी पीरियड कंप्लीट कर चुकी है, उसको प्राइमरी पैरा बोलेंगे। मल्टी पैरा वुमेन हैज हैड 2 और मोर प्रेगनेंसी दैट रिच वायबिलिटी, मतलब कि 2 ऐसा टाइम हुआ है, 2 बार ऐसे प्रेग्नेंट हुई है मदर जिसमें कि वायबिलिटी पीरियड क्रॉस हुआ था मदर का, उसी को बोलेंगे मल्टी पैरा। ग्रैंड मल्टीपैरा मतलब वुमेन हैज हैड एटलीस्ट 4 वायबल प्रेगनेंसी, उसका 4 वायबल प्रेगनेंसी हुआ, उसी को बोलेंगे ग्रैंड मल्टीपैरा बोलेंगे, ठीक है। ये सारा क्या है, टर्मिनोलॉजी है, याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है, गटपाल एक्रोनॉमी, ठीक है। तो गटपाल में हम लोग क्या देखते हैं, G फॉर ग्रेविटी, T फॉर टर्म, P फॉर प्री टर्म एंड A फॉर एबॉर्शन, मिसकैरेज, L फॉर लिविंग चिल्ड्रन। मतलब कि G से हम लोग क्या देखते हैं, ग्रेविटी देखते हैं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वुमेन हैज़ प्रेग्नेंट
रिगार्ड ऑफ द आउटकम, मतलब कि इसमें देखने को मिलता है कि जो जी है वो क्या इंडिकेट करता है, ग्रेविटी मतलब कि प्रेगनेंसी कितना बार हुई है मदर। टी ये डिनोट करता है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इंडेड एट 37 वीक, मतलब कि टर्म प्रेगनेंसी मतलब कि 37 to 40 वीक पे जो डिलीवरी होता है उसको टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो टी डिनोट करता है टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद पी है प्री टर्म, मतलब कि 37 वीक से पहले डिलीवरी कितना बार हुआ है मदर को, तो उसी को बोलेंगे प्री टर्म डिलीवरी, मतलब 20 वीक 0 डेज एंड 36 वीक 6 डेज। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, स्पेशली इसमें जो रखना है वो क्या याद रखना है कि प्री टर्म किसको बोलेंगे, तो वैसी मदर जिसको 37 वीक से पहले डिलीवरी हो गया, मतलब कि 35 पे हो गया, 30 वीक पे हो, 32 वीक पे हो गया, तो ये सारा प्रेगनेंसी किसके अंदर आएगा, प्री टर्म के अंदर आएगा। एबॉर्शन किसको बोलेंगे, जिसमें 20 वीक से बिफोर हो जाएगा डिलीवरी, उसी को क्या बोलेंगे, एबॉर्शन बोलेंगे, मतलब कि मिसकैरेज हो जाएगा कब, द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट इंडेड बियॉन्ड 20 वीक, 20 से लेकर 22 वीक तक अगर किसी को स्पॉन्टेनियसली मिसकैरेज हो जाएगा उसी को क्या बोला जाएगा, एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज। लिविंग चिल्ड्रन मतलब कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर करेंटली लाइव, मतलब कि जिंदा कितना है, ठीक है। लिविंग चिल्ड्रन मतलब कि मदर जो प्रेगनेंसी हुई थी मदर की, टर्म डिलीवरी थी, और टर्म डिलीवरी के बाद बच्चा जिंदा है, फिर जिंदा है उसी को बोलेंगे लिविंग चिल्ड्रन, मतलब कि एल क्या डिनोट करता है, लिविंग चिल्ड्रन। घटपाल फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये निकालना होता है, ठीक है। और पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं घटपाल कैलकुलेट करने के लिए, कि एक क्वेश्चन बना के दे देगा कि एक मदर थी जिसके पास 4 बच्चे थे, 2 एबॉर्ट हो गए, 2 प्री टर्म हो गए, ठीक है, या फिर 5-6 बच्चे थे, ऐसे लिख देंगे और उसमें बोल देंगे 2, और जो 4 बार मदर प्रेग्नेंट हुई, 2 बार मदर जो का एबॉर्शन हो गया, 3 बार बेबी जो से डिलीवर करी, टर्म पे डिलीवर हुआ। तो ये सब सारा ऐसे क्वेश्चन दे देता है और पूछ लेता है, ठीक है। तो घटपाल जो है सो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सो आपका स्लाइड नहीं है, हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना होगा वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका क्लास ले लूँगी। अगर वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।